घर बैठे संस्कृत की ऑनलाइन क्लास निःशुल्क प्राप्त करें आर्य संस्कृत एकेडमी पर। नमो नमः संस्कृत मित्राणि। DSSB की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का आर्य संस्कृत एकेडमी इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको DSSB का जो पेपर हुआ था उसको हल करने वाले हैं। तो DSSB का पेपर हल करने से आपको ये पता चल जाता है कि प्रश्न कैसे आता है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो रणनीति बनाने में प्रश्न हल करना जो है आपके लिए सहायता प्रदान करेगा। तो ये पेपर जो है बच्चों, ये देखिए टेस्ट डेट किस डेट का है, 5/9/2021, यानी 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ था TGT मेल का, ये उसका पेपर है। तो पूरे 100 क्वेश्चन को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, जिससे वीडियो भी छोटी होगी, आपको समझने में भी आसान होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला क्वेश्चन है, कः प्लस अयम भवति। को अयम, को अयम, कोयम, कोरयम। कः प्लस अयम क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए। तो इसमें बच्चों हो जाएगा को प्लस अयम, ये संधि होगी। कौन संधि है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब इसका सूत्र क्या है? क्योंकि हमारा उद्देश्य है हम आपको केवल प्रश्न ही नहीं दिखाएंगे, उसके उत्तर ही नहीं बताएंगे, ऐसा क्यों हुआ है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिससे यह नियम आपके मन में बिल्कुल बैठ जाए। तो इसके लिए सूत्र है एक, अतोरूल पुलुतात आपुलुते। ये सूत्र है, अतोरूल पुलुतात आपुलुते। ये क्या करता है? ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो, उसके बाद भी ह्रस्व आ हो, तो विसर्ग को रु आदेश हो जाए, फिर उस रु को उ आदेश होता है, फिर आ और उ मिलकर के ओ में बदल जाता है, फिर ओ और आ ये दोनों मिलकर के पूर्व रूप संधि होकर के को अयम बनता हुआ है। और जो बाद वाला आ था वह अवग्रह में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अवग्रह में। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। अतोरूर पुलुतात आपुलुते, ये सूत्र कहता है कि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले क्या हो? आ। विसर्ग के बाद भी ह्रस्व आ हो, तो जो विसर्ग है वह पहले रू यानी रा में बदलेगा, फिर ये उ में बदलेगा, फिर ये आ और उ ये दोनों मिलकर के किस में बदल जाएंगे? ओ में बदल जाएंगे। फिर ये बाद वाला जो आ है और ओ, इन दोनों में पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और पूर्व रूप संधि में आप जानते हैं ना क्या होता है, कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वही आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कः प्लस अयम, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके उदाहरण बहुत आते हैं हर परीक्षा में। तो कः प्लस अयम क्या बन जाता है? को अयम। सूत्र पूछेगा तो अतोरोर पुलुतात आपुलुते, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, फटाफट मिलाते जाइए। निर्पलस रसः इत अत्र संधियुक्तम पदम भवति। इसका संधियुक्त पद होगा, पहला है निर्रसः, दूसरा है निरसः, तीसरा है निरसः, चौथा है नीरसः। तो लगभग लगभग सभी बच्चे फटाफट मारेंगे 4 नंबर, क्या हो जाएगा? नीरसः। तो सब जानते हैं। अब ये किस सूत्र से हुआ है, किस नियम से हुआ है, वो भी देख लीजिए। एक सूत्र है बच्चों विसर्ग संधि में, रोरी। कौन सा सूत्र है? रोरी। रोरी क्या कहता है कि रा के बाद पुनः रा आए तो जो पहले वाला रा है उसका लोप हो जाए। उसके बाद दूसरा सूत्र आता है, ट्रालोपे पूर्वस्व दीर्घो अड़ा। ये सूत्र क्या कहता है? टा और रा का लोप होने पर जो पूर्वस्व, जो पूर्व अड़ है वह दीर्घ हो जाए, जो पूर्व अड़ है वह दीर्घ हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए जो हमारे पेपर में उदाहरण प्रश्न आया हुआ था, इसमें देखिए निर है। क्या है? निर। तो निर का रा का लोप हो गया, तो उसके पहले जो
नी में देखिए छोटी ई है ना, वह बड़ी ई में बदल गई। किस सूत्र से? ट्रा लोपे दीर्घो पूर्वस्य दीर्घो अड़ा, इस सूत्र से। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और इसको उदाहरण हर परीक्षा में आते हैं लगभग लगभग। तो रोर क्या करता है? रा का लोप करता है। ट्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ा, ये क्या करता है? ये जिस रा का लोप हुआ है उसके पहले अगर अड़ है, अड़ का मतलब समझ लो बच्चों क्या है? अड़ का मतलब है आ ई उ, यही अड़ है। अगर ये उस रा के पहले हैं तो ये दीर्घ में बदल जाएंगे, यानी जो छोटा आ है वो बड़ा आ में बदल जाएगा, जो छोटी ए है वो बड़ी ई में बदल जाएगी, छोटा ऊ है वो बड़ा ऊ में बदल जाएगा। अब इसके उदाहरण देख लो। निर प्लस रसः, नीरसः, री का छोटी ई का उदाहरण है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है अंतर प्लस राष्ट्रीय। ये कई बार यूपी टीजीटी में पूछा गया है अंतर प्लस राष्ट्रीय, क्योंकि ये अनोखा है, हिंदी में इस तरह से नहीं लिखते हैं। तो ये संधि होकर के क्या बनेगा? जो अंतर का रा है उसका लोप हो जाएगा। लोप होने पर जो उसके पूर्व में छोटा आ है तकार उत्तरवर्ती, वह बड़ा आ में बदल जाएगा और क्या बन जाएगा? देखिए अंतःराष्ट्रीय। ये पद संस्कृत व्याकरण के अलावा और कहीं मिलता नहीं है, इसलिए जो बच्चे संधि को नहीं पढ़े हैं वो जरूर गलती करते हैं। तो आप लोग गलती ना करें, इसलिए ये प्रसिद्ध उदाहरण को हम आपको बता रहे हैं। और पुनर प्लस रमते, पुनः रमते बनता है, वो भी आप विसर्ग संधि में पढ़े होंगे। चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न था पितरो इति अत्र विग्रह भवति। इसका विग्रह क्या होगा? माता चा पिता चा मातृ चा पितृ चा माता चा पिता चा पिता चा पिता चा। तो बहुत आसान है, लगभग सब बच्चे सही करेंगे। माता चा पिता चा आपका तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए फटाफट बिना समय गवाए हुए। घनश्यामः इत्यत्र समासः भवति। इसमें समास है अव्ययी भाव द्वंद्व कर्मधारय बहुब्रीहि। कौन सा समास है? तो समास देखने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको विग्रह आना चाहिए। तो घन श्यामा का विग्रह होगा घन यू श्यामः। क्या होगा? घन यू श्यामः। और समास होगा कर्मधारय समास। तीसरा विकल्प सही होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है बालकाः तत्र अत्र केन सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने सा भवति। किस सूत्र से विसर्ग के स्थान पे सा होगा? हसिचा रोरि विसर्जनीय सह पदांतात वा। किस सूत्र से होगा? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर है विसर्जनीय सह, यानी जो तीसरा विकल्प है ये सही है। लेकिन हम आपको चारों विकल्प की विस्तृत व्याख्या करेंगे, क्योंकि आप डीएसएसबी का पेपर सॉल्व करने के बाद डीएसएसबी में नौकरी लेने में सफल हो। तो हसिचा क्या करता है? ये विसर्ग को उ आदेश करता है, फिर आ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं। और हसिचा के उदाहरण में आता है यशोदा, यानी यशः प्लस दा। ये हसिचा का उदाहरण है, क्या बनता है? यशोदा बनता है। ध्यान से चारों विकल्प पे हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद रोरी, रोरी क्या करता है? रा का लोप करता है, इसके पहले वाले प्रश्न में हम देख चुके हैं। पदांतात वा, ये क्या कहता है? ये विकल्प से विसर्ग का लोप करता है, या शायद ये व्यंजन संधि में पदांतात वा क्या करता है, ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न आता है तत्पलस चित्रम इति अत्र कः संधि अस्ति। यहाँ पे संधि कौन सी है? अच्युत संधि, चरत्व संधि, जसत्व संधि, अष्टुत्व संधि। तो तत्पलस चित्रम, इसमें क्या सही होगा? अच्युत संधि है। कौन से सूत्र से? अस्तु अश्चुना अश्चु, इस सूत्र से। क्योंकि ता वर्ग का प्रथम वर्ण ता है, उसके बाद चा है, तो यहाँ पे कौन संधि होगी? अच्युत संधि होगी। बहुत आसान है। अगला प्रश्न है चक्षुर्हीनः इति अस्य विग्रहः भवति। इसका विग्रह क्या होगा? चक्षुभ्याम हीनः, चक्षुषा हीनः, चक्षुषः हीनः, चक्षुहीनः। क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसमें होगा पहला विकल्प चक्षुभ्याम हीनः।
प्यारे बच्चों, हीना का अर्थ में तो तृतीया होगी ही, लेकिन चतुषा में भी तृतीया है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हीन का मतलब होता है रहित, आंखों से रहित। तो एक आंख से रहित होता तो उसे हीन नहीं कहते, उसे काड़ा कहते। इसलिए अछड़ा काड़ा आता है। क्या आता है? अछड़ा काड़ा। एनांग विकारा सूत्र में आपने पढ़ा था। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा, चक्षुभ्याम हीनः, यानी दोनों आंखों से कोई अंधा है उसे कहेंगे चक्षुरहीनः। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, यथेव इति अस्य संधि विच्छेद भवति। यथेव का संधि विच्छेद होगा, यथा प्लस एव, यथा प्लस अएव, यथे प्लस वा, यथा प्लस यू। क्या होगा जल्दी बताइए। तो देखो बच्चों, यथेव किसका उदाहरण है? वृद्ध संधि का उदाहरण है। किस संधि का? वृद्ध संधि का। तो इसका विकल्प सही होगा पहला, यथा प्लस एव। बहुत आसान है, यथा प्लस यू, ये दोनों भी संधि होकर क्या बनेंगे? देखिए, ये बनेंगे यथेव, गुण संधि होगी इसमें, लेकिन यहाँ पे वृद्ध संधि है, इसलिए यथा प्लस एव, जैसा ही। अगला प्रश्न है, क्रियाधारः कारकम कथ्यते। क्रियाधारः यानी जो क्रिया का आधार है वो क्या कहलाता है? संप्रदानम, अधिकरणम, करणम, अपादानम। तो बहुत आसान है, क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। सूत्र है आधारो अधिकरणम। आप देख रहे होंगे बच्चों कि डीएसएसबी के पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं होते, बेसिक बेसिक चीजें पूछ लेता है। अगला प्रश्न आ गया, बलिम भिष्यते वसुधाम इतस्मिन् कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। सूत्र ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है? कह रहा है कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति, किस सूत्र से हो रही है? सहयुक्ते अप्रधाने आकथितं च कर्मण द्वितीया कर्तुः ईप्सितमं कर्म। तो लगभग हमें उम्मीद है कि 100% बच्चों को ये उदाहरण आता होगा कि ये उदाहरण किसका है? आकथितम च का है। तो इसमें जो रेखांकित पद बलिम है वह आकथितम च सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होती है। प्यारे बच्चों, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अभी जो आरपीएससी राजस्थान का पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें भी ये उदाहरण आया था, और उसमें लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। उसमें वसुधाम को रेखांकित किया था और पूछा था कि किस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होगी। तो अगर वसुधाम आता है तो आपका उत्तर होगा कर्तुः ईप्सितमं कर्म। बलिम आता है तो आकथितम चा, और कोई रेखांकित नहीं है और पूछ ले किस सूत्र का उदाहरण है, तब भी आपको मानना होगा आकथितम चा, क्योंकि मेन रूप से तो इसी का ही उदाहरण है। लेकिन अगर वसुधाम को रेखांकित कर दिया तब आप कर्तुः ईप्सितमं कर्म को मारेंगे, क्योंकि वसुधाम इस वाक्य का मुख्य कर्म है और उसकी कर्म संज्ञा इस सूत्र से होगी कर्तुः ईप्सितमं कर्म। समझ गए? बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आता है, नमः इतस्मिन् योगे का विभक्ति भवति। नमः इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी। बहुत आसान है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम मुषट योगा च, कौन विभक्ति होगी? चतुर्थी। गुरुवे नमः, गणेशाय नमः, आप नमस्कार करते रहते हैं। अगला प्रश्न आता है, जन कर्तुः प्रकृति इत सूत्रेण विभक्ति प्रयुज्यते। इस सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो सबसे पहले भैया हमको ये जानना है कि यह सूत्र करता क्या है। तो प्यारे बच्चों, जन कर्तुः प्रकृति ही ये कहता है जन धातु के योग में जो करता है, उस कर्ता की जो प्रकृति है उसकी अपादान संज्ञा होती है। ये संज्ञा सूत्र है, अपादान करता है, अपादान संज्ञा करता है। तो और अपादान में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा चौथा। और इसके उदाहरण के रूप में जो उदाहरण प्रसिद्ध है वो है ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, यानी ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। चलिए, अगला प्रश्न आता है, ध्रुवम अपाये अपादानम इत अत्र अपायो नाम किम अस्ति? संयोगः, विश्लेषः, संश्लेषः, विविधः।
सूत्र में बच्चों जितने पद होते हैं सभी पदों का आपको अर्थ आना चाहिए। यहाँ ध्रुवम, अपाये, अपादानम 3 पद है। ध्रुवम का क्या अर्थ होता है? कई बार ध्रुवम ही पूछ लेता है। ध्रुवम का अर्थ होता है अवधिभूत कारकम। और अपाय मतलब इसका अर्थ होता है विश्लेषः, यानी अलगाव। अलगाव अलगाव सब जानते हैं, अलगाव को संस्कृत में क्या कहते हैं? विश्लेषः। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? आपका दूसरा विकल्प सही होगा, विश्लेषः। अपाय का क्या अर्थ है? विश्लेषः। चलिए अगला प्रश्न आता है, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार इत्यत्र समासः भवति। इसमें कौन सा समास है? बहुत आसान है। अष्टानाम अध्यायी, अष्टा अध्याय समाहारः, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायः। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका तीसरा विकल्प सही है, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। कौन सा समास है? द्विगु समास है भैया, द्विगु। चक्रिपाणिः इत्यत्र कः समासः भवति? द्वन्द्वः तत्पुरुषः बहुव्रीहि कर्मधारया। तो समास के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आप उसका विग्रह आपको आना चाहिए। तो इसका विग्रह क्या होगा? चक्रम पाणो यस्य सः चक्रपाणिः। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात बहुव्रीहि समास आ गया, क्योंकि बहुव्रीहि समास में सारे पद जो है अन्य पद के विशेषण होते हैं, इसलिए आपका विकल्प सही होगा तीसरा, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, क्रियायाः संपादकः कः कथ्यते। यानी जो क्रिया है उसका संपादक क्या कहलाता है? तो कारक के वीडियो में आपने देखा था कि क्रियायाः संपादकः कः? कर्ता। कर्ता होता है, जो क्रिया का संपादन करता है वो कर्ता होता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदयः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। इस पद में संधि क्या है? बहुत आसान है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि। फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, इसमें गुण संधि है। सूर्य प्लस उदयः, इसका विच्छेद होगा और संधि है गुण संधि। और सूत्र क्या है ये भी जान लीजिए, क्योंकि गुण संधि की बात आई है प्यारे बच्चों। तो आद गुणः, ये गुण संधि का सूत्र है। और एक सूत्र और है इसका भाई जो संज्ञा करता है, क्या नाम है उसका? अधीन गुणः। दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो जाना, कौन भी संज्ञा करता है कौन संधि करता है। ये जो है संधि करने वाला है, ये नाम यानी संज्ञा करने वाला है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संस्कृतेः कारकाणि कति विधानि? षड्विधम, सप्तविधम, अष्टविधम, नवविधम। संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट बताइए। तो षट कारकाण भवन्ति, 6 कारक होते हैं, तो क्या कहेंगे? षड्विधम। फटाफट। न उपयोगी इत्यस्य समासः भवति। न उपयोगी यह विग्रह पद है, इसका समस्त पद क्या होगा? अनुपयोगी, नोपयोगी, न उपयोगी, अउपयोगी। तो पहले भैया इसमें देखो समास कौन सा है? इसमें नय तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? नय तत्पुरुष समास है। तो नय तत्पुरुष में जो ना है उसको अन आदेश हो जाता है। कब? जब उसके बाद कोई स्वर होता है। ध्यान से, नय के ना को अन आदेश हो जाता है जब उसके बाद कोई स्वर होता है। तो यहाँ देखिए, ना के बाद क्या है? उ क्या है? स्वर है। तो ना जो है अन में बदल जाएगा और फिर अन में उ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अनुपयोगी। समझ में आया ना? अनुपयोगी। इसी तरह से अनश्वः भी आता है। न अश्वः, अनअश्वः। जो घोड़ा नहीं है वो अनश्वः है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, अधिहरि इति अत्र समासः भवति। अधिहरि, इसमें समास कौन सा है? बहुव्रीहि, द्वन्द्वः, विभवः, तत्पुरुषः। बच्चे अधि देख करके कहेंगे अधि आ गया यानी उपसर्ग आ गया, यानी अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और इसका विग्रह क्या होगा? हरौ। क्या होगा? हरौ इति। लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हरौ इति अधिहरि। इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा?
लौकिक तो जानते हैं, अलौकिक भी जान जाइए। हरि गी, हरि गी प्लस अरि, ये इसका अलौकिक विग्रह है, ये इसका लौकिक विग्रह है, ये इसका अलौकिक विग्रह है। विग्रह दो प्रकार के होता है, आप इसको जो है समास वाली वीडियो में हमारी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है, उचित अव्यय पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उचित अव्यय पद के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। प्यारे बच्चों, ये अव्यय वाला प्रश्न जो है डीएसएसबी खूब पूछता है। तो सबसे पहले वाक्य पढ़िए, सह तस्य आवरणम अपसारयति रिक्त स्थान एवं एकम भयंकरम विषधरम पश्यति यत्र तत्र यदा तदा अत्र तत्र यथा तथा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। तो इसमें देखो बच्चों, समय की बात हो रही है, यानी जब उसने आवरण यानी कपड़ा खोला तो उसमें से एक भयंकर सांप निकला। तो इसमें हो जाएगा यदा तदा। यत्र तत्र स्थान के लिए होते हैं और अत्र तत्र एक साथ कभी आते ही नहीं हैं। यथा तथा जो है दशा बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो आपका विकल्प से हो जाएगा दूसरा यदा, यदा तदा। चलिए अगला प्रश्न है, राम शब्दस्य तृतीय एक वचनम रूपम भवति। राम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप होता है? रामैः, रामेण, रामेण, रामाय। अब यहां देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, तृतीय एक वचने, तृतीया के एक वचन में क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताइए। होगा रामेण। क्या होगा? रामेण होगा। क्यों? क्योंकि राम में रा है, इसलिए जो ना है वो रा में बदल जाता है, और रामेण नहीं होगा, रामेण होगा। ये तो बहुत आसान है। चलिए अगला प्रश्न आता है, यत पदम परिवर्तितम न भवति तद अव्ययम इत अव्यय लक्षणम एतेषु एतासु कस्मिन् पूर्णतया संघट्यते। ये जो अव्यय का लक्षण है वह किसमें घटित होता है? पहला विकल्प है सर्वलिंग वचन विभक्तिषु, सर्वास विभक्तिषु, त्रिशलिंगेषु, सर्वेषु वचनेषु। क्या कौन सा विकल्प सही होगा? अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूजन में गलती कर जाएंगे। जो अच्छे बच्चे हैं वो कहेंगे अव्यय वही होता है जो सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में बदलता नहीं है। तो आपका पहला विकल्प सही होगा। इसमें एकांगी है, इसमें एकांगी है, इसमें एकांगी है, लेकिन ये पूर्ण है क्योंकि अव्यय तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में नहीं बदलता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, अध ई ल्यप इत अस्य संयोगः भवति। इसका संयोग यानी ये मिल करके क्या बनेंगे? अधीतम, अधीति, अधीत्य, अधीत्य। तो प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ पे जो ई लिखा है ना, ये इंग धातु है। ये कई बार इसमें धातु भी पूछ लेता है प्यारे बच्चों। इंग धातु अध्ययन करने के अर्थ में होती है आदि उपसर्ग के साथ में। तो ये जुड़ करके क्या बनेगा? अधीत्य। अधीत मतलब पढ़ करके। समझ आया ना? जो यहाँ पे ई लिखा हुआ है ये इंग धातु का है। किसका है? इंग धातु का। समझ आया ना? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे आते हैं, दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय रूपम भवति। दृश्य धातु का तुमुन प्रत्यय होने पर रूप होता है दर्शयितुम, द्रष्टुम, दृष्टुम, द्रष्टुम। क्या होगा जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, इसमें 2 नंबर वाला विकल्प सही होगा, द्रष्टुम। दर्शयितुम भी बनता है प्यारे बच्चे तुमुन प्रत्यय में, लेकिन ये ऋजंत रूप है। कैसा रूप है? ये ऋजंत रूप है। सामान्यतः द्रष्टुम ही बनता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, उचित विकल्पेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। अश्ववर्णः रिक्त स्थान कृष्णः कर्म अपि कृष्णम। अभी इसमें क्या भरेंगे? जल्दी चिंतन करिए। तो इसमें भरेंगे भैया एव, तत्र, अपि, कदापि। कौन सा अव्यय भरा जाएगा? बहुत बढ़िया, इसमें भरेंगे अपि। अस्य वर्णः अपि कृष्णः कर्म अपि कृष्णम। इसका रंग भी काला है और कर्म भी काला है। अब यहाँ पे एव क्यों नहीं भरेंगे?
क्योंकि इसका एव भरने से अर्थ गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं भरेंगे। अगले प्रश्न आता है, हरि शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपम भवति। हर शब्द का सप्तमी के एक वचन में रूप होगा, क्या होगा? हरयो हरे हरौ हरे। क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए। इसमें होगा बच्चों हरौ, हरौ बनेगा, हरौ सप्तमी के एक वचन में। अब बात आती है कि अन्य विकल्प कहाँ बनेंगे। हरयो कहाँ बनेगा? ये कहीं नहीं बनता है। हरे कहाँ बनता है? संबोधन में बनता है, एक वचन में। हरे कहाँ बनता है? पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनता है। कहाँ बनता है? एक वचन में। हमें चारों विकल्प चर्चा करनी है, क्योंकि इस बार सप्तमी का एक वचन पूछा है तो हरे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप रूप भी याद करते चलें और चारों विकल्पों पे अच्छे से ध्यान देते चलें। अगला प्रश्न है, शर्तृशानचौ इत अनयो का संज्ञा। इन दोनों की क्या संज्ञा है? निष्ठा, घु संज्ञा, कर्तृ संज्ञा, सत संज्ञा। क्या संज्ञा, जल्दी बताइए। तो प्यारे बच्चों, हमने संज्ञा प्रकरण का एक वीडियो बनाया था KBS वाले बच्चों के लिए, तो उस वीडियो को जरूर देखें। संज्ञा और परिभाषा आपको 100% समझ में आ जाएगी। बात आती है शर्त सानच की, तो शर्त और सानच की कौन सी संज्ञा होती है? सत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? सत। और उसका सूत्र है तौ सत। सूत्र भी याद करते चलिए, तौ सत। ये क्या कहता है? सत संज्ञा करता है। किसकी? शर्त और सानच की। निष्ठा किसकी संज्ञा होती है? क्योंकि विकल्प में आया है तो निष्ठा भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए सूत्र है कत कतवतु निष्ठा, यानी कत और कतवत प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। घू संज्ञा किसकी होती है? घू घू घू। अरे काहे घूर रहे हो भैया? दा ध्वाप घू। सूत्र है द ध्वाप, द ध अद्वाप घू, यानी दाधा स्वरूप वाली जो धातुएं होती है उनकी घू संज्ञा होती है। और प्यारे बच्चों, एक घा संज्ञा भी होती है। घा संज्ञा किसकी होती है? तरप तमपौ घा, तरप तमपौ घा। तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय की घा संज्ञा होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने निष्ठा जाना, घू जाना, सत संज्ञा जाना। कर्त संज्ञा किसकी होती है? स्वतंत्र कर्ता। एक सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, जो कर्तरी संज्ञा करता है। चलिए, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है बेटा तो वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ा रहा है। अगला प्रश्न है, रमा शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम भवन्ति। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा, क्या होगा? रमया रमाया रमायै रमाः। तो रमा का चतुर्थी एक वचन में होगा प्यारे बच्चों रमायै। रमया कहाँ बनता है? तृतीया में बनता है। रमायाह कहाँ बनता है? पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनता है। रमाह कहाँ बनता है? तो भैया रमाह प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में बनता है। रमाह, रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आता है, राज्ञः प्रजा प्रयत्नेन पाल प्लस अनीयर लगा करके वाक्य पूरा करना है। क्या बनेगा? पालनीयाः, पालनीया, पालनीयम, पालनीयः। गले में खींच खींच हो जाता है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। चलिए, तो पाल प्लस अनीयर जोड़ करके वाक्य पूरा करना है। यहाँ पे जितने विकल्प दिए हैं भैया, सब में अनीयर प्रत्यय वाले, यानी अनीयर प्रत्यांत पद हैं। तो प्यारे बच्चों, जो अनीयर प्रत्यय होती है, क्या होती है? अनीयर प्रत्यय होती है। ध्यान से देखिए, अनीयर प्रत्यय, इसका क्या जुड़ता है? अनीय जुड़ता है। क्या जुड़ता है? अनीय जुड़ता है। ध्यान से समझिएगा। ये किस अर्थ में लगता है? ये कर्मवाच्य में और भाववाच्य में लगता है। किस वाच्य में लगता है? कर्मवाच्य में या भाववाच्य में लगता है। और यहाँ पे जो वाक्य लिखा गया है ये कर्मवाच्य का वाक्य है। कैसा वाच्य है? कर्मवाच्य का है। और कर्मवाच्य में प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जो क्रिया होती है ना, वो कर्म के अनुसार होती है। और कर्म यहाँ पे क्या है? प्रजा। प्रजा में क्या है? प्रथमा का एक वचन है। तो पालनीया में भी प्रथमा का एक वचन होगा प्यारे बच्चों, और आपका विकल्प सही होगा दूसरा।
ध्यान से समझिएगा, गूढ़ बात है ये। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकती हैं, सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। अगला प्रश्न आता है, छात्रैः गुरूणां वचनानि सदैव अब श्रोतव्यानि अत्र कोष्ठक प्रदत्त पदस्य प्रकृत प्रत्ययो विभज्य उचितम उत्तरम चिन्हित। उचित उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें क्या करना है, श्रोतव्यानि कैसे बनेगा, श्रु प्लस तव्यत, श्रोतव्य प्लस आनि, श्रोतव्य प्लस अव्यानि, श्रो प्लस तव्यानि। बहुत आसान है। इसमें जो है श्रु धातु है, तव्यत प्रत्यय है, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा फटाफट। जीर्णः इति अत्र कः प्रत्ययः, कौन सी प्रत्यय है, शर्ति, तव्यत, क्यत, तुमुन। प्यारे बच्चों, जीर्णः में क्यत प्रत्यय है, कौन सी प्रत्यय है, क्यत। फटाफट। नी धातोः ल्युट् प्रत्यय रूपम भवति, नी धातु का ल्युट् प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, नयनम, नी अन, नी अन, नय अन। तो प्यारे बच्चों बनता है नयनम। नयनम। और भी एक खास बात है, ये आयादि संधि का उदाहरण भी है। किसका, आयादि संधि का। ने प्लस अनम नयनम बनता है, ने प्लस अनम नयनम बनता है। जो अनम है वो ल्युट् प्रत्यय वाला अनम है, और जो नी है वो नी धातु है। क्या बनेगा, नयनम। बहुत बढ़िया। वच धातोः क्यत प्रत्यय रूपम भवति, वच धातु में क्यत प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा, वक्तम, उक्तम, उदितम, वदितम। क्या बनेगा, फटाफट फटाफट जल्दी, आपके लिए छोड़ रहे हैं, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बनेगा, उक्तम बनेगा। बहुत बढ़िया, उक्तम बनेगा। बहुत बच्चे सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न आता है, शुष् धातोः कत्वतु प्रत्यय पुल्लिंगे रूपम भवति। शुष् धातु का कत्वतु प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में क्या रूप होगा, शुष्टवती, शुष्कः, शुष्कवान, शुष्टवत। प्यारे बच्चों, तवत जोड़ने पर या तो तवती होता है या फिर तवान होता है। क्या होता है, तवान। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तवान हो जाएगा, यानी शुष्कवान बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, ध्यान से देखिए। उचित अव्यय पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। अव्यय वाला प्रश्न डीएसएसबी खूब पूछता है। पश्य मालाकारः खनित्रेण भूमिम खनति बीजम च वपति। देखो, माली जो है फावड़े से भूमि खोद रहा है और बीज को बो रहा है। तो क्या भरेंगे, चा, तथापि, इव, अत्र। तो प्यारे बच्चों, चा से कभी भी वाक्य शुरू नहीं होता, तथापि से भी कभी वाक्य शुरू नहीं होता, इव से भी कभी वाक्य शुरू नहीं होता। कुछ बातें हैं जो बिल्कुल ध्यान रखनी है। चा से कोई भी वाक्य शुरू नहीं होता, वाक्य शुरू होता है तो अत्र से हो सकता है, इसलिए इसमें अत्र से ही होगा। पश्य, देखो, अत्र, यहाँ। बात बनी ना, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आता है, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। सह बाल्यात् वृद्धो सेवी विनयशीलश्च अस्ति पुरा इति अपि एव। प्यारे बच्चों, इसमें भरेंगे एव। क्यों, क्योंकि वाक्य के अनुसार सह बाल्यात् एव, वह बचपन से ही वृद्धों की सेवा करता था और उदार मन वाला था, यानी विनयशील था। समझ गए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आता है, उचितेन अव्ययेन रिक्त स्थानान् पूरयन्तु वयम नाटकम पश्यामः। क्या भरेंगे, प्रश्वः, स्वः, अद्य, हयः। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो क्रिया क्या है, क्रिया है पश्यामः, और ये वर्तमान काल की है। तो इसमें वर्तमान काल वाला यानी आज वाला, टुडे वाला अव्यय आएगा अद्य, क्योंकि स्व माने टुमारो यानी भविष्य काल, हय माने यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो इसमें भरेंगे 3 नंबर अद्य। वयम अद्य नाटकम पश्यामः, आज हम सभी नाटक देखेंगे। अगला प्रश्न है, पठ धातोः शर्तृ प्रत्यये सति स्त्रीलिंगे किम रूपम भवति। पठ धातु का शर्तृ प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा। कुछ बच्चों को प्रश्न ही समझ में नहीं आता, इसमें करना क्या है, तो ध्यान से देखिए। पठ धातु का शर्तृ प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग में क्या रूप बनेगा, पठत, पठन, पठन्ति, पठति। तो इसमें बनेगा पठन्ति। आप जानते हैं कि शर्तृ प्रत्यय लगने पर पठत बनता है, फिर स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय लगती है। कौन सी प्रत्यय, गीप प्रत्यय लग करके ना का आगम होता है और पठन्ति बनता है। बहुत बढ़िया।
अगला प्रश्न है उचित अव्यय पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। अव्यय बहुत आता है, कम से कम 10 क्वेश्चन अव्यय वाले होते हैं। प्रश्न है यथो उचितम क्रियताम राजादेशम श्रुत्वा सर्वे कपयः अचिन्तयत। अब इसमें क्या भरेंगे? इति ही शनै ही पुरः वृथः। तो प्यारे बच्चों इसमें भरेंगे इति। क्यों? क्योंकि यथा उचितम क्रियताम इत, इस प्रकार राजादेशम श्रुत्वा, राजा का आदेश सुन करके सभी बंदर सोचने लगे, ये इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न है द्वि शब्दस्य पूर्ण संख्या स्त्रीलिंगे भवति। पूर्णी संख्या जानते हैं ना, ये पंडित जी वाली पूड़ी नहीं है भैया, ये पूड़ी खाने वाली पूड़ी नहीं है, ये पूर्णी संख्या है। क्या है? पूर्णी संख्या। तो पूर्णी मतलब ऑर्डिनल नंबर, जो पोजीशन और प्लेस बताते हैं। तो क्या बनेगा? द्वितीयम द्वितीया द्वे दो। क्या सही होगा? फटाफट। तो ये सही हो जाएगा द्वितीया, ये सही होगा द्वितीया। चलिए फटाफट। क्री धातोः विध लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। क्री धातु का विधिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? क्रीडीयात, क्रीडीयाम, क्रीडीथाः, क्रीडीयुः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें सही होगा क्रीडीयुः। ये कहाँ बनेगा? ये उत्तम पुरुष के एक वचन में बनेगा क्रीडीथाः। और क्रीडीयाम कहाँ बनेगा? क्रीडीयाम बनेगा उत्तम पुरुष के बहुवचन में। और क्रीडीयात कहाँ बनेगा? प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा। चारों विकल्प पे हम चर्चा करेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। कोष्ठकगत शब्देन उचितम रूपम निर्माय रिक्त स्थानम पूरयन्तु। रिक्त स्थान भरने हैं। बालिकाः विद्यालयम गच्छन्ति। तीन भरना है। तीसरा त्रीण त्रीन त्रयः। तो सभी जानते हैं 1 से लेकर के 3 तक जो संख्याएं होती हैं, 3 तक नहीं क्षम्यताम, 1 से लेकर के 4 तक जो संख्या होती है ना, उसके तीनों लिंगों में रूप अलग अलग बनते हैं। इसलिए इसमें सही होगा। क्या सही होगा? जल्दी बताइए। यहाँ पे देखिए किसके लिए प्रयोग करना है? बालिका के लिए। तो क्या हो जाएगा? तीसरा। बहुत आसान है। अगला प्रश्न आता है दा धातोः लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। ददन्ति, ददतु, ददाति, ददति। ध्यान से बहुत पूछी जाती है ये दा धातु। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? ददति बनेगा। क्या बनेगा? ददति बनेगा। फटाफट। वागर्थायु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इति अत्र किम छंदः। छंद क्या है? प्यारे बच्चों ये जो आया है ना, ये जो है रघुवंशम का मंगलाचरण है और इसमें छंद है अनुष्टुप छंद है। अब कोई बच्चा के सर जी आपने कैसे जाना? वर्ड गिन के। इसमें 4 चरण करेंगे ना, तो 8 इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे, यानी 8 वर्ड वाला कौन सा छंद होता है? बहुत प्रसिद्ध है, अनुष्टुप छंद होता है। अगला प्रश्न है कोष्ठकगत शब्देन उचितम रूपम निर्माय रिक्त स्थानम पूरयन्तु। कक्षायाम छात्राः सन्ति। अष्ट भरना है, अष्ट का अष्ट वाला रूप। तो क्या भरेंगे? अष्टभ्यः, अष्टौ, अष्टाः, अष्टाभ्यः। तो प्यारे बच्चों इसमें भरेंगे अष्टौ, क्योंकि 8 के 2 रूप बनते हैं। 2 रूप कौन कौन से? अष्ट या अष्टौ। तो दोनों में से कोई भी आपको विकल्प में मिल जाए, आपको वही सही करना है। तो यहाँ पे अष्टौ भरेंगे। और यहाँ पे छात्रा है या बालका है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके रूप एक ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सब में। चलिए अगला प्रश्न। क्री धातोः लट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवति। करोषि, करोमि, कुरुथः, करिष्यसि। तो यहाँ ध्यान दीजिए किस लकार का पूछ रहा है भैया? लट लकार वर्तमान काल का पूछ रहा है। मध्यम पुरुष एक वचन का क्या हो जाएगा? करोषि, ये हो जाएगा करोषि। करिष्यसि लिट लकार में होगा। फटाफट फटाफट। निंदन्तु नीत निपुणा यदि वा स्तवन्तु। इति अत्र किम छंदः प्रयुक्तम। इसमें छंद कौन सा है? जल्दी जल्दी चिंतन करिए, वर्ड गिनिए। तो प्यारे बच्चों वर्ड गिनने से पता चल गया कि इसमें भैया 14 वर्ड है। और 14 वर्ड वाला कौन सा छंद होता है? वसंत तिलका। उगता वसंत तिलका तब जगौगा।
ये उसका लक्षण है। अगला प्रश्न आता है, चतुर शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ रूपम भवति। चतुर शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप होगा चतुर्नाम, चतुराणाम, चतुर्नाम, चत्वारः। क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, षष्ठी, क्योंकि 4 है तो इसका बहुवचन में ही रूप चलेगा तो बनेगा चतुर्णाम, चतुर्णाम, चतुर्णाम। ध्यान से, बहुत बढ़िया। आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, असमत शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम भवति। असमत शब्द का चतुर्थी के एक वचन में रूप होगा, क्या होगा, मई, मया, मम, मह्यम। तो प्यारे बच्चों होगा मह्यम। मई कहाँ बनता है, सप्तमी के एक वचन में। मया कहाँ बनता है, तृतीया में बनता है। मम कहाँ बनता है, चतुर्थी में बनता है। यानी असमद और विषमद के भी रूप याद कर लो। तो बच्चों हमारा विचार है ना कि आपके लिए 40-45 मिनट से बड़ी वीडियो ना बने और डीएसएसबी के पेपर पर भी आपके लिए हल कराएं। इसलिए हम आपको 50-50 क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको तैयारी करने में अवश्य सहायक होगी। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो फिर मिलेंगे। नमः संस्कृतम, नमः संस्कृत, नमो नमः मित्राणि।